अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CSC स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिन्हें हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बोलते हैं। चाइना वो मुल्क है जहां पर पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान में तकरीबन हर साल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाइना पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आज हम चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के बारे में ही सारी बात करेंगे कि आप लोग FSC के बाद या BS के बाद या MPhil के बाद किस तरीके से चाइना में मूव ऑन हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के जो फ़ायदे हैं वो आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को प्रोसीजर बताएंगे जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी बासानी घर बैठे आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं ये तकरीबन 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की जो ये ऑफ़र करती हैं, मतलब 280 से भी ज़्यादा तादाद है उनकी। तो यहीं से आप लोगों को ये बात साबित होती है कि ये स्कॉलरशिप्स की जो तादाद है वो कितनी ज़्यादा होगी। तो अगर आप लोगों के ग्रेड्स कम है या आपके पास आइट्स नहीं आपने क्लियर किया हुआ या टॉफल वगैरह, तो भी आप इस स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये स्कॉलरशिप गेन कर लोगे। इसके लिए ना तो कोई टेस्ट होता है और ना ही इसके लिए अप्लाई के लिए कोई ऐसा कोई फ़ीस है। तो एप्लीकेशन भी इसके लिए कोई नहीं है और इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेट होती है वो दिसंबर से अप्रैल तक होती है और उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के वो आपको जुलाई तक मिल जाते हैं और जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं हर साल में वो सितंबर में स्टार्ट होती हैं। तो अभी जो इनके स्कॉलरशिप्स जो अभी 2024 के लिए आने हैं तो उनका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लें कि किस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। तो अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो जो बैचलर है उसके लिए 25 ईयर है, मास्टर के लिए 35 ईयर है और PhD के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स है। यानी ये आपकी वो मैक्सिमम एज है, थ्रेशोल्ड एज है जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स की बेसिकली तौर पर 3 कैटेगरीज होती हैं। जो A कैटेगरी होती है वो आप अप्लाई करते हैं थ्रू एम्बेसी, और जो B कैटेगरी होती है जिसमें हमने अप्लाई करना है या हर वो स्टूडेंट पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के वो इसी में अप्लाई करते हैं और इसी में वो स्कॉलरशिप गेन करते हैं और ये ईजी भी होता है। इसमें आपने यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। और तीसरा होता है कि अगर आपने अदर कोई सोर्सेस इस्तेमाल करने हैं तो उसको C कैटेगरी बोलते हैं। अब इस स्कॉलरशिप्स की अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको इसमें जितनी भी ट्यूशन फ़ी होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो आपकी कोई नहीं होती, वो ज़ीरो होती है। उसके साथ आपको फ्री अकामोडेशन मिलती है, यानी रहायश आपकी फ़्री होती है और साथ में आप लोगों को पैसे भी मिलते हैं, वजीफ़ा भी मिलता है। अगर तो आप FSC के बाद मूव ऑन हो रहे हैं बैचलर के लिए तो आपको तकरीबन 2500 युआन आपको वहाँ पे मंथली मिलेगा। अब ये आप गूगल से जाकर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। और इसी तरीके से जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको 3000 युआन है और PhD के लिए 3500 युआन है। मास्टर के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो 1 लाख रुपए बनता है और PhD के लिए तकरीबन 1,35,000 के अराउंड बाउंड ये पैसे बनते हैं जो आपको मंथली मिलते हैं। तो ये काफ़ी हैंडसम अमाउंट है पैसों की, और चूंकि इसमें आप लोगों के अकामोडेशन का कोई ख़र्चा नहीं होता, आपकी ट्यूशन फ़ीस कोई नहीं होती और हॉस्टल्स भी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाता है, इस वजह से आपके ट्रांसपोर्ट के भी खर्चे नहीं होते। तो ये आपको काफ़ी हैंडसम अमाउंट मिलती है और इसमें आपका फूड का खर्चा आपने करना होता है और आपको ठीक ठाक यहाँ पर बचत हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो फर्स्टली आपको इनिशियल स्टेज पे आपको 3 जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली तौर पर चाहिए। एक तो आपको अपनी CV चाहिए और दूसरा आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए या स्टडी प्लान चाहिए अगर आप मास्टर और PhD के लिए जाना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप PhD के लिए और एम फिल के लिए ये कम ही मांगा जाता है, PhD के लिए ज़्यादा मांगा जाता है, वो है रिसर्च प्रपोज़ल। तो वो भी आपको चाहिए। अब ये बहुत सारे बच्चों को इनमें से जो CV है वो भी आप लोगों को, अब अगर आप फेसबुक पे जाएंगे और फेसबुक के ऊपर आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के पेज मिल जाएंगे, जैसे एक बहुत बड़ा पेज है स्कॉलरशिप नेटवर्क, वहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर एज आ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी किसी और दूसरे पर्सनस की जिसने ये स्कॉलरशिप अर्न किया होगा। तो वहाँ से ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपको अपना ये प्रोसेस किस तरीके से लेके चलना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे एज आ सैम्पल मिल जाएंगी अगर आपको अभी ना भी समझ आ रही हो इनकी। तो उसके बाद अगर आपकी बात करें तो इसमें सबसे पहले ये काम करना होता है कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। अब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस के बगैर आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिन बच्चों के पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता उनको भी ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। एक्सेप्टेंस लेटर होता क्या है कि आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हैं उस प्रोफेसर को कि मैं आपके पास एज MPhil स्टूडेंट या PhD स्टूडेंट आना चाह रहा हूँ और ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है और इस तरीके से ये आपके साथ मैच कर रहा है। तो उसको आपने कायल करना होता है और वो अगर आपके साथ एग्री कर जाए तो वो आपको फिर एक्सेप्ट कर लेता है और वही एक्सेप्टेंस की बुनियाद के ऊपर फिर आपके जो चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप मिलने के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से एक्सेप्टेंस लेटर होना एक अच्छी बात है, लेकिन ना भी हो तो भी बात समटाइम्स ये हो जाता है कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन
आप ये अपने माइंड में ये बात बैठा लें या कोशिश करें अच्छे तरीके से कि आप एक्सेप्टेंस गेन करें। अब ये जो आपने प्रोफेसर्स को ईमेल करनी होती है, ये प्रोफेसर्स का आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको, अगर आप इनकी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पे जाएँ तो वहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी कि इंजीनियरिंग के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिजिक्स के लिए ये हैं, केमिस्ट्री के लिए ये हैं, बायोलॉजी के लिए ये हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए ये हैं। तो उन तमाम लिस्ट में आप लोगों को अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपने 1 बाय 1 उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और उनकी फैकल्टी में जाकर उनके प्रोफेसर उस डिपार्टमेंट के आपको शो हो जाते हैं। तो वो तमाम डिपार्टमेंट्स के जो प्रोफेसर हैं वहाँ पर उनकी रिसर्च इंटरेस्ट भी लिखी होती है, पब्लिकेशंस भी लिखी होती हैं और वहीं पर उनकी ईमेल एड्रेस भी मौजूद होता है। तो वहाँ से आपने वो ईमेल एड्रेस उठा लेना और वहाँ से उनके साथ कांटेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी भी देखने से पहले और प्रोफेसर की तरफ जाने से भी पहले, अगर सबसे पहले अगर आप इनके जो CSC जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने का ये फ़ायदा होगा कि जब अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आ जाएगी जहाँ पर आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अपना ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, पासवर्ड वगैरह लिखना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपने लिख कर वहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करवा लेना है और उसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटीज़ में आपने उसकी एजेंसी नंबर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहे होंगे और मैं आपको इन तमाम जो वेबसाइट्स के लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आपने यूनिवर्सिटीज़ का एजेंसी नंबर कॉपी करना है और आपने इस पोर्टल के ऊपर जाके लिखना है। तो आपको फिर उस यूनिवर्सिटी में जाकर आपको अपना जो कोर्स है उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो वहाँ से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हर यूनिवर्सिटी की ये डिटेल सामने आ जाएगी 1 बाय 1, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश में करवाए जाते हैं। तो इस वजह से प्रोफेसर देखने से पहले आप ये कन्फर्म कर लें कि आप जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं क्या वो प्रोफेसर के पास इंग्लिश कोर्स है भी कि नहीं है। इस वजह से जो CSC का जो पोर्टल है वहाँ पे आप ये अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से आपको ये पहले पता चल जाएगा कि मैं अगर पीकिंग यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे तो इंग्लिश में तो कोर्स ही मौजूद नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो लिहाजा फिर वो आपका टाइम बच जाएगा। आप पीकिंग में अप्लाई नहीं करोगे, आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, USTC में चले जाओगे, वहाँ पे इंग्लिश में आपको ये कोर्सेज़ मिल जाएंगे। इस तरीके से आप सबसे पहले, अगर आपको ये ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आप सबसे पहले ये काम कर लिया करें। उसके बाद जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा तो आपके पास तो जो डॉक्यूमेंट आपको साथ चाहिए वो एक पासपोर्ट चाहिए, आपकी एक जो हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो, अगर आपने FSc की है तो FSc की चाहिए, अगर आपने BS किया तो BS की चाहिए और अगर आपने MPhil किया तो MPhil की चाहिए। यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे FSc के बाद जाना चाहते हैं उनको फिर चाइनीज़ लैंग्वेज वहाँ पे जाके कोर्सेज़ लेने पड़ते हैं। अंग्रेज़ी में बहुत कम कोर्सेज़ हैं, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोर्सेज़ हैं वो चाइना ऑफ़र कर रहा है स्कॉलरशिप्स में। तो अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लें, अब वो बिल्कुल वो आपको सिखाएँगे वहाँ पर, तकरीबन 1 साल तक वो आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये चाइनीज़ लैंग्वेज को। तो वहाँ से आपको ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो आ जाती है और आपका वो जो सारा कोर्स होता है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स है वो उठा लेते हैं 1 साल का और उसकी बुनियाद के ऊपर चाइना चले जाते हैं। तो वो भी जाना बड़ा आसान है। तो अगर आप FSc के बाद जाना चाहते हैं तो आप ये बात अपने माइंड में रखें कि आपको फिर यहाँ पे जाकर जो कोर्सेज़ हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ने पड़ेंगे और आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको एक होप सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए आपके पास, जो भी आप रिसेंट है आपके पास, जितनी भी डिग्रीज आपके पास हैं, अगर आप BS की भी है, MPhil की भी है, तो वो दोनों चाहिए। उसके बाद आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। यानी कि अगर आपने BS किया है तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने BS किया उनके प्रोफेसर से आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। फिर उसी यूनिवर्सिटी से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनाना है और एक आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म चाहिए और इसी तरीके से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली तौर पर आपको चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद हो चुके हैं तो फिर आपने ये दोबारा अपने उसी पोर्टल पे जाना है जिस पे आपने अकाउंट बनाया और वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को जनरेट करना है और वहाँ पे आपने कंप्लीट जो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो आपने वहाँ पे पूरा अपलोड कर देना है, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने अपनी इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है। और अगर आपका CSC स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट आपके हक में आ गया और आपको ये स्कॉलरशिप मिल चुका है तो उसके बाद फिर आपने चाइना में वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये तमाम कुछ इसका तरीक़ाकार है जो आप कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि नीचे आपको तमाम जो मतलब लिंक वगैरह वेबसाइट्स के वो भी दे दूँ। तो अब ये बहुत सारे बच्चों ये भी सवाल पूछते हैं कि आया कि चाइना उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान में चूँकि काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं, BS करने के बाद यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है और इसी तरीके से MPhil करने के बाद अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं।
तो पाकिस्तान में चूंकि जॉब्स नहीं है और चाइना आपको पैसे भी दे रहा है, पढ़ा भी रहा है, तो आप अभी ये एजुकेशन की क्वालिटी और ये तमाम चीज़ों को इग्नोर करके एट दैट मोमेंट आपको चाइना जाना चाहिए। और अगर आप एक लाइक स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है, तो चाइना में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इवन दो अगर आप यूरोप में या किसी और मुल्क में भी मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आफ्टर चाइना में डिग्री हासिल करने के बाद एक तो आपका इंटरनेशनल टूर हो जाएगा और आप और किसी ममालिक में जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और एक आपके पास अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। तो अभी आपको इस सिनेरियो में यानी 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो आपको ज़रूर इस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए और आपको वहाँ पर जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच करें, लेकिन वहाँ पे हमारी थोड़ी सी फ़ीस है, वो इंतहाई कम है, वो गरीब से गरीब बच्चा भी पे कर सकता है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू।